पुराने समय की बात है। एक नगर में एक बहेलिया रहता था। वो तरह तरह के पक्षी जंगल से पकड़ता, उन्हें पालता और फिर कुछ समय के बाद उन्हें बाजार में बेच देता। इस काम से वो गुजारे लायक पैसे तो कमा लेता था, परंतु जंगल में पक्षियों को पकड़ना कोई आसान काम नहीं था। कई बार तो उसे जंगल में भटकते भटकते कई दिन बीत जाते थे, परंतु कोई भी पक्षी उसके हाथ नहीं लगता। अक्सर उसे पैसों की तंगी रहती थी। बहेलिये की तोतों में बहुत ही दिलचस्पी थी। वो तोतों को पकड़ता, उन्हें सिखाता और फिर तोतों के शौकीन लोगों को उन्हें बेच देता। एक बार बहुत ही सुंदर तोता उसके हाथ लग गया। उसने तोते को अच्छी अच्छी बातें सिखाई, उसे प्रशिक्षित किया और फिर उसके मन में आया क्यों ना इस तोते को राज्य के राजा को भेंट कर दिया जाए। हो सकता है राजा खुश होकर मुझे कोई बड़ा इनाम दे दे। ये बात सोचकर वो उस राज्य के राजा कृष्ण राय के पास गया। बहेलिये ने तोता राजा को दिखाया। राजा ने जब तोते को देखा तो बहुत ही खुश हुआ। उसने इतना सुंदर तोता पहले कभी नहीं देखा था। बहेलिये ने कहा, महाराज, ये तोता सिर्फ सुंदर दिखता ही नहीं बल्कि बोलता भी बहुत ही सुंदर है। ये कहते हुए उसने तोते से पूछा, तोते बता ये किसका महल है? तोता बोला, ये महाराज कृष्ण राय का महल है। ये सुनकर राजा बहुत ही खुश हुआ। उसने बहेलिये से कहा, ये तोता तुम मुझे दे दो, बोलो इसकी क्या कीमत मांगते हो? तब बहेलिये ने कहा, महाराज सब कुछ आपका ही तो है, मैं तो इस तोते को आपको भेंट स्वरूप देना चाहता हूँ। राजा को बहेलिये का जवाब बहुत ही पसंद आया। उसने तोते के बदले में बहेलिये को इनाम में कई स्वर्ण मुद्राएं दी। इसके बाद राजा ने तोते को रखने के लिए बहुत ही खास इंतजाम किया। उसके लिए सोने का पिंजरा बनाया गया और महल में उस तोते की सुरक्षा के लिए बहुत ही खास इंतजाम किए गए। रखवालों को आदेश दिया गया कि तोते को कुछ नहीं होना चाहिए। नौकरों से कहा गया कि इस तोते के खाने पीने में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, इसके आराम का भी खास ख्याल रखा जाए। और साथ ही साथ राजा ने ये भी कहा कि अगर किसी ने मुझे तोते के मौत की खबर सुनाई तो उसे मैं फांसी पर लटकवा दूंगा। बाकी सब तो ठीक था, परंतु तोते की मौत की खबर देने वाले को फांसी की सजा, इस बात से सारे महल के नौकरों में डर बैठ गया। अब तो सभी लोग पूरी मुस्तैदी के साथ तोते का ध्यान रखने लगे। पहरेदार हमेशा पहरा देते कि कहीं कोई बिल्ली या कोई दूसरा जानवर तोते पर हमला न कर दे। तोते के खाने पीने के लिए चीजों का खास इंतजाम किया जाता, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। कुछ ही दिनों के बाद वो तोता मर गया। अब इस बात की सूचना महाराज को कौन देता, क्योंकि तोते के मौत की खबर राजा को देने का मतलब था कि खुद की मौत को गले लगाना। तोते के रखवाले परेशान हो गए। महल के नौकर दुखी हो गए कि अब क्या किया जाए। और तब सबने महल के सबसे पुराने नौकर से कहा कि आप ही राजा से ये बात कर सकते हैं, क्योंकि आप महल में इतने पुराने हैं। आपने महाराज को बचपन से देखा है और राजा आपकी बात सुनते भी हैं। अब आप ही तोते के मरने की खबर राजा तक पहुंचा सकते हैं। उस बूढ़े नौकर का नाम राधे श्याम था। राधे श्याम ने कहा, ठीक है, तुम लोग चिंता मत करो, मैं राजा को ये खबर दे दूंगा। राधे श्याम हिम्मत बटोर कर राजा के पास गया और कहने लगा, अन्नदाता, आपका तोता। इतना कहकर राधे श्याम चुप हो गया। राजा ने कहा, हाँ हाँ, क्या हुआ मेरे तोते को? महाराज, आपका तोता। बताओ क्या हुआ मेरे तोते को? हजूर, वो तोता। अब राजा ने चीखते हुए कहा, क्या हुआ मेरे तोते को? तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? राधे श्याम बोला, हजूर, आपका तोता ना तो कुछ खाता है, ना पीता है, ना बोलता है, ना ही पंख फड़फड़ाता है, ना ही वो आंखें खोलता है। राजा ने गुस्से में आकर कहा, तो सीधे सीधे ये क्यों नहीं कहते कि वो मर गया है? राधे श्याम बोला, हजूर, मैंने तो तोते की मरने की खबर आपको नहीं दी, बल्कि ऐसा तो आपने ही कहा है, इसलिए मेरी जान बख्श दीजिए। नौकर की ये बात सुनकर राजा की बोलती बंद हो गई, क्योंकि सच तो यही था कि तोते के मौत की बात राजा ने खुद अपने मुंह से कही थी। और इस तरह से बूढ़े राधे श्याम ने अपनी चतुराई से ये खबर राजा तक पहुंचा दी और खुद भी सुरक्षित रहा। राजा अपने बूढ़े नौकर राधे श्याम की इस चतुराई से बहुत ही खुश हुआ। उसने राधे श्याम को एक स्वर्ण मुद्राओं से भरी हुई थैली इनाम में दी और कहा कि अब तुम्हारी उम्र हो गई है,
इस उम्र में तुम्हें काम नहीं बल्कि आराम करना चाहिए। ये स्वर्ण मुद्राएं ले लो, जिससे कि तुम्हारा बुढ़ापा आसानी से सुखपूर्वक कट जाएगा। कल से तुम्हें काम से छुट्टी दी जाती है। राधे श्याम राजा की दयालुता को देखकर बहुत ही खुश हुआ और महाराज की जय जयकार करता हुआ वहां से वापस लौट गया। अब उसके पास इतना धन था जिससे कि उसका बुढ़ापा आराम से कट सकता था। और फिर राधे श्याम अपने घर पर ही रहकर अपना जीवन बिताने लगा। राधे श्याम के पड़ोस में ही एक धोबी रहता था जिसका नाम था धनेसर। वो सिर्फ नाम का ही धनेसर था, जबकि धन का उसके पास बहुत ही अभाव था। जैसे तैसे धनेसर अपना धोबी का काम करके अपना पेट पाल रहा था। धनेसर रोज नदी के घाट पर जाकर कपड़े धोता। इस काम के लिए धोबी ने एक गधा भी रखा हुआ था। धोबी अपने गधे से बहुत ही प्यार करता था। वो हमेशा अपने गधे को नहला धुलाकर साफ सुथरा रखता था। गधे की साज सजावट में भी धनेसर ने कोई कमी नहीं रखी थी। एक दिन की बात है जब धोबी नदी के घाट पर कपड़े धो रहा था। कपड़े धोते धोते उसकी नजर नदी में पड़े हुए एक चमकदार पत्थर पर पड़ी। पत्थर देखने में बहुत ही सुंदर था। ऐसा पत्थर धनेसर ने पहले कभी नहीं देखा था। असल में वो पत्थर एक हीरा था। धनेसर को हीरे की पहचान नहीं थी, इसलिए उसके लिए ये सिर्फ एक चमकदार पत्थर ही था। धनेसर ने सोचा कि ये चमकीला पत्थर मेरे गधे की शान और भी बढ़ा देगा। उसने हीरे को एक धागे में पिरोया और गधे के गले में लटका दिया। अब वो धोबी वापस अपने घर की तरफ चल पड़ा। जब धोबी अपने गांव की तरफ जा रहा था कि तभी वहां से एक जौहरी यानी के हीरों का व्यापारी गुजर रहा था। जौहरी को हीरों की अच्छी परख थी। वो हीरों को अच्छी तरह से पहचानता था। जब उसने देखा, उसने सोचा ये धोबी अवश्य ही मूर्ख है, वरना इतना कीमती हीरा कोई गधे के गले में थोड़ी डालता है। उसने धनेसर को आवाज लगाई, सुनो भाई, ये जो पत्थर तुमने गधे के गले में लटका रखा है, इसे कितने में दोगे? धोबी ने कहा, हजूर, इसका क्या दाम, पर चलो आप इसके 8 आने दे दो। मैंने तो इसे ऐसे ही गधे के गले में डाल दिया था कि गधे का गला सूना ना लगे। धोबी ने आगे कहा, आप मुझे 8 आने दे दीजिए, मैं 8 आने की बच्चों के लिए मिठाई लेकर जाऊंगा। बच्चे खुश हो जाएंगे और गधे का बोझ भी कम हो जाएगा। लेकिन वो जौहरी एक नंबर का कंजूस था। उसके मन में लालच आ गया। वो कहने लगा, अरे 8 आने तो बहुत ही ज्यादा हैं, मैं तो इसके 4 आने ही दे सकता हूँ। दूसरी तरफ वो धोबी बहुत ही जिद्दी किस्म का आदमी था। उसने भी जिद पकड़ ली कि वो 8 आने से कम में वो पत्थर नहीं देगा। फिर कुछ सोचकर धोबी ने कहा, चलो ठीक है हजूर, ना मेरी ना आपकी, 6 आने में सौदा पक्का कर लीजिए। लेकिन जौहरी तो इस बात पर भी राजी नहीं था। वो कहने लगा, अरे ये एक पत्थर ही तो है, इसके लिए 4 आने कोई कम नहीं है। इतना कहकर जौहरी आगे बढ़ गया। जौहरी सोच रहा था कि थोड़ी दूर चलने के बाद ये धोबी अवश्य ही मुझे आवाज देगा, इसलिए वो आगे ही बढ़ता गया। लेकिन धोबी ने उसे आवाज नहीं दी। कुछ दूर तक जौहरी चलता रहा, लेकिन फिर उसने पीछे मुड़कर देखा, धोबी उसे कहीं दिखाई नहीं दिया। जौहरी ने सोचा कि लगता है बात बिगड़ गई है। उसने सोचा बेकार में ही उसने एक अच्छा सौदा अपने हाथों से खो दिया। वो वापस पीछे की तरफ दौड़ने लगा और जोर जोर से धोबी को पुकारने लगा। कुछ दूरी पर ही धोबी एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। उसका गधा भी उसके साथ ही था। लेकिन जौहरी के पैरों तले से जमीन खिसक गई जब उसने देखा कि गधे के गले में अब वो हीरा नहीं था। उसने चिल्लाकर धोबी से कहा, वो पत्थर कहाँ पर गया? धोबी ने हंसते हुए कहा, मुझे तो उस पत्थर के 16 आने मिल गए, पूरे 8 आने का फायदा हो गया। अगर आपको 6 आने में बेच देता तो कितना घाटा हो जाता। जौहरी के माथे पर पसीना आ गया। उसका दिल बैठा जा रहा था। वो सोच रहा था कि हाय, लाखों का हीरा यूं ही मेरी कंजूसी की वजह से मेरे हाथ से निकल गया। उसने गुस्से में आकर धोबी से कहा, धोबी, गधे के साथ रहते रहते तू भी गधा बन गया है। पता भी है उस पत्थर की क्या कीमत थी? लाखों का पत्थर था वो, और तूने सिर्फ 16 आने में बेच दिया और बहुत खुश हो रहा है, गधा कहीं का। ये सुनकर धोबी बोला, हजूर, मैं तो मूर्ख हूँ, तभी तो इतना कीमती पत्थर गधे के गले में डालकर घूम रहा था।
लेकिन आपके लिए मैं क्या कहूँ, जब आपको पता था कि वो हीरा लाखों का है तो आप उसके 6 आने भी देने को तैयार नहीं थे। फिर आप तो मुझसे भी बड़े गधे हुए, सबसे बड़े गधे तो आप हैं। इतना कहकर धोबी अपने गांव के रास्ते पर फिर से चल दिया और अपने घर पहुंच गया, जबकि जौहरी यूं ही अपने हाथ मलते हुए रह गया। आज उसने अपनी कंजूसी की वजह से एक अच्छा सौदा खो दिया था। एक गांव में एक औरत रहती थी जिसका 15 साल का एक बेटा था, जिसका नाम था पलटू। 15 साल के हो जाने के बावजूद भी पलटू अभी तक नासमझ और नादान ही था। उसकी माँ लोगों के खेतों और घरों में काम करती और अपना गुजारा चलाती। पलटू भी कभी कभी अपनी माँ के काम में उसका हाथ बटा दिया करता था। एक दिन पलटू अपने घर के बरामदे में बैठा हुआ खुली आंखों से सपने देख रहा था। उसने सपने में देखा कि वो एक विशालकाय पतंग पर उड़ रहा था। हवा में उड़ते उड़ते उसे कितना आनंद आ रहा था कि तभी उसकी माँ की तेज आवाज ने उसे ख्यालों की दुनिया से बाहर निकाला। वो बोली, पलटू पलटू कहाँ पर हो तुम? पलटू बोला, आया माँ। ख्यालों की दुनिया से बाहर निकलकर पलटू अपने घर के अंदर गया। उसकी माँ ने कहा, मैं सरला के घर जा रही हूँ, उसकी बेटी की शादी की तैयारियां करनी है और देर से आऊंगी। आते समय तेरे लिए मिठाइयां लेती आऊंगी। तब तक तू ऐसा करना कि दराती ले जा और जंगल से पड़ोसियों के लिए घास काट कर ले आ। तुझे इसके बदले में कुछ पैसे भी मिल जाएंगे। जी माँ, मैं ऐसा ही करूँगा। ये कहकर पलटू ने दराती उठाई और जाने के लिए तैयार हो गया। तभी उसकी माँ ने उसे समझाते हुए कहा, बेटा सावधानी से काम करना और दिन में सपने मत देखना। दराती होशियारी से पकड़ना, कहीं हाथ ना कट जाए। पलटू बोला, माँ आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, मैं पूरी सावधानी से काम करूँगा। पलटू ने माँ को दिलासा दिया और अपनी दराती लेकर जंगल की तरफ निकल गया। चलते चलते उसे उन मिठाइयों का ख्याल आने लगा जो माँ ने उसे लाने के लिए कहा था। वो मन ही मन बुदबुदाने लगा, कौन सी मिठाई लाएगी माँ? शायद गुलाब जामुन लाएगी, स्वादिष्ट भूरे भूरे चाशनी में डूबे हुए। उसके मुंह में पानी आने लगा। अचानक चलते चलते उसे ठोकर लगी और पलटू अपने वर्तमान में वापस आ गया। अरे ये मैं क्या कर रहा था? माँ ने तो मना किया था कि रास्ते में सपने मत देखना। उसने अपने आप को समझाया। खैर जंगल पहुंचते पहुंचते दोपहर हो चुकी थी और फिर पलटू ने काफी घास काट ली। उसने घास का एक बड़ा सा गट्ठर बनाया और उसे सिर पर रखकर वापस अपने गांव की तरफ चलने लगा। घर पहुंचकर उसने वो गट्ठर अपने पड़ोसियों को दिया और उनसे पैसे ले लिए। तभी उसे याद आया कि उसकी दराती तो जंगल में ही रह गई। वापिस लौटकर लानी पड़ेगी, नहीं तो माँ गुस्सा करेगी। पलटू दौड़ता दौड़ता वापिस जंगल पहुंचा। दराती वहीं पर पड़ी हुई देखकर पलटू की जान में जान आई। उसने जैसे ही दराती को उठाया, उसे एक झटका सा लगा और दराती उसके हाथ से छूट गई। असल में बात यह थी कि धूप में पड़े पड़े दराती का लोहा बहुत ही गर्म हो गया था। पलटू सोचने लगा, दराती आखिर इतनी गर्म क्यों हो गई? अभी वो अपनी दराती का निरीक्षण कर ही रहा था कि उसके पड़ोस में रहने वाला जुम्मन उधर से गुजर रहा था। उसने जब पलटू को दराती को घूरते हुए देखा तो जुम्मन ने पूछा, क्या बात हुई, तुम दराती को घूर क्यों रहे हो? पलटू ने चिंता व्यक्त करते हुए कहा, मेरी दराती को कुछ हो गया है, ये काफी गर्म हो गई है। जुम्मन को पलटू की बात सुनकर हंसी आ गई। वो मन ही मन हंस रहा था, लेकिन ऊपर से गंभीर स्वर में बोला, तुम्हारी दराती को बुखार हो गया है। पलटू ने कहा, अच्छा, फिर तो इसे हकीम के पास ले जाना पड़ेगा। जुम्मन बोला, अरे नहीं, मुझे पता है बुखार का इलाज। मेरी दादी को अक्सर बुखार आ जाता है। हकीम कैसे उनका इलाज करता है ये मैंने देखा है। तुम मेरे साथ आओ, मैं तुम्हारी दराती का इलाज कर देता हूँ। जुम्मन ने दराती उठाई और आगे आगे चल दिया। पलटू उसके पीछे पीछे चल दिया। चलते चलते वो दोनों एक कुएं के पास आकर रुक गए। जुम्मन ने दराती को रस्सी से बांधा और उसे कुएं में लटका दिया और कहने लगा, शाम होने तक इसे कुएं के पानी के अंदर ऐसे ही लटकते रहने दो, इसका बुखार उतर जाएगा, तब तुम आकर इसे ले जाना। असल बात तो ये थी कि जुम्मन मन ही मन सोच रहा था कि जैसे ही पलटू यहाँ से जाएगा, थोड़ी देर के बाद वो वापस आकर इसकी दराती निकाल कर ले जाएगा और बाजार में बेच देगा।
पलटू ने जुम्मन की बात मान ली और फिर घर जाकर वो सो गया। शाम के समय उसकी नींद खुली तो उसने सोचा कि दराती का हालचाल पूछना चाहिए। घर से निकलकर वो कुएं की तरफ बढ़ चला। रास्ते में ही जुम्मन का घर पड़ता था। जब वो जुम्मन के घर के आगे से गुजरा तभी उसे किसी के करहाने की आवाज सुनाई दी। उसने अंदर जाकर देखा, जुम्मन की दादी बेसुध पड़ी हुई थी। पलटू ने उनका हाथ छूकर देखा, हाथ काफी गर्म था। उसने सोचा जुम्मन की दादी को बुखार आ गया है। जुम्मन ने मेरी सहायता की थी, मुझे भी उसकी सहायता करनी चाहिए। पलटू ने आसपास देखा, नजदीक ही एक रस्सी पड़ी थी। उसने जुम्मन की दादी को रस्से से बांधा और कंधों पर उठाकर कुएं की तरफ चल दिया। जब पड़ोसियों ने यह देखा तो उसे रोकने की कोशिश की, परंतु बहुत कोशिश करने के बाद भी पलटू ने किसी की भी नहीं सुनी और दादी को लेकर कुएं पर जा पहुंचा। कुएं पर पहुंचकर उसने अपनी दराती निकाली। दादी के लिए दवा लेने जाने के कारण जुम्मन उस दराती को लेकर जाना भूल गया था। पलटू ने दराती को निकालकर एक तरफ रखा और जुम्मन की दादी को कुएं में लटकाने की तैयारी करने लगा। दूसरी तरफ जब जुम्मन अपने अब्बा के साथ हकीम से दवाई लेकर घर वापस आया तो पड़ोसियों ने बताया कि पलटू आया था और उसकी दादी को रस्सियों से बांधकर कुएं की तरफ ले गया है। दोनों भागते हुए कुएं पर पहुंचे। पलटू दादी को कुएं में लटकाने ही वाला था कि तभी जुम्मन के पिता ने चिल्लाकर कहा, अरे बेवकूफ, ये तू क्या कर रहा है? पलटू ने कहा, ओह आप आ गए, मैं तो दादी के बुखार का इलाज कर रहा था। जुम्मन के पिता ने कहा, ऐसे कहीं बुखार का इलाज होता है क्या? किस पागल ने तुझे ये इलाज बताया? पलटू ने जुम्मन की तरफ इशारा करते हुए कहा, मुझे तो ये जुम्मन ने बताया था, इसी तरह से तो इसने मेरी दराती का बुखार भी उतारा था। ये सुनते ही जुम्मन के पिता ने डंडा उठाया और जुम्मन की तरफ लपके। अब जुम्मन आगे आगे और उसके पिता पीछे पीछे। बेचारा पलटू हैरान सा ये सब कुछ देख रहा था। उसने अपनी दराती ली और वापस अपने घर आ गया। इस तरह से भोले भाले पलटू को बेवकूफ बनाने वाला जुम्मन खुद अपने ही जाल में फंस गया। तो दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये कहानी बहुत ही पसंद आई होगी। तो इसी तरह की कहानियां देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक कीजिए और साथ ही साथ अपने अच्छे अच्छे कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा।